हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस 12th क्लास के वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले वीडियो जो था मेरा वो 12th क्लास का पहला वीडियो था और ये वीडियो मैं उसका दूसरा वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूं। तो आज का जो टॉपिक्स था मेरा बच्चों वो प्रकाश का अपवर्तन था। तो उसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत कुछ पढ़ा, समझा और जाना। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और एक नई चीज़ हम लोगों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ आज क्लास में बने रहें और इस क्लास का आप लोग लाभ उठाएं। अपने साथ कॉपी कलम को रखें ताकि मैं जो भी कुछ यहाँ पे लिखूँगा वो अपने कॉपी में उतार लेंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बहुत कुछ जाना था। तो आज उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन का अनुप्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं प्रकाश का अपवर्तन का अनुप्रयोग क्या क्या होता है बच्चों। तो मैं यहाँ पे टॉपिक्स को पहले लिख देता हूँ। प्रकाश का अपवर्तन का अनुप्रयोग क्या है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन का अनुप्रयोग है ना, अपवर्तन का अनुप्रयोग हम लोग आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहला अनुप्रयोग जो इसका होगा बच्चों उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत हम लोग कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पहला टॉपिक्स जो होगा मेरा वो देखते हैं प्रकाश का अनुक्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश का है ना अनुत्क्रमणीयता या फिर उत्क्रमणीयता, आप लोग जैसे बोल सकते हैं रिवर्सिबिलिटी भी कह सकते हैं इसको। उत्क्रमणीयता क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसको हम लोग रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी है ना, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी हम लोग कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ पर सबसे पहले दो माध्यम को अलग करने वाली रेखा हम लोग बनाते हैं इस प्रकार, है कि नहीं। ये क्या है मेरा, दो माध्यमों को अलग करने वाली रेखा है और इस रेखा पर मैंने क्या किया, एक लंब ड्रॉ कर दिया इस प्रकार, है ना। तो आप लोग जो भी कहें, ऊपर मान लेते हैं कि मेरा यहाँ पर विरल माध्यम है ना, ये विरल माध्यम है और यहाँ पर सघन माध्यम है। और विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक है बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग μ1 मान लेते हैं। इसका जो अपवर्तनांक है उसको हम लोग μ2 हम लोग मान लेते हैं। इस प्रकार हम लोग उसको देखते हैं। चलिए, अब प्रकाश की किरण जो होती है विरल माध्यम से चलते हुए आएगी, है कि नहीं, विरल माध्यम से चलते हुए आती है और है ना सघन माध्यम में अपवर्तित हो जाती है। तो आप लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो वो किधर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इस तरह मुड़ जाती है ना। और हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रकाश का जो पथ है इस पथ के जस्ट लंबवत डायरेक्शन में एक हम लोग दर्पण को रख देंगे, मिरर रख देंगे। तो अब क्या होगा बच्चों कि इस दर्पण से प्रकाश इससे टकराएगा और जिस दिशा से आ रही थी वो उसी दिशा में क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी, इस तरह करके, है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चों कि ये जो प्रकाश का जो आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ आई कोण बनाता है और ये अपवर्तित किरण जो है वो अभिलंब के साथ आर कोण बनाता है। इस प्रकार आप लोग फिगर को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। देखिए, माना प्रकाश की किरण, देखिए माना प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, है ना, विरल माध्यम, अपवर्तनांक को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, है ना, विरल माध्यम से चलकर
विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम, है कि नहीं, सघन माध्यम म्यू2 में आपतित हो रही है, म्यू2 में आपतित हो रही है, जिससे प्रकाश की किरण, है ना, जिससे प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर, जिससे प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है कि नहीं, जिससे प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अपवर्तित प्रकाश के पथ पर, है ना, अपवर्तित प्रकाश के पथ पर लंबवत दिशा में, है ना, या लंबवत एक दर्पण को रखने पर, है ना, दर्पण को रखने पर प्रकाश दर्पण से परावर्तित होकर, है ना, या परावर्तित हो जाती है, दर्पण से परावर्तित हो जाती है और पूर्व पथों का अनुसरण करती है। और क्या करती है? पूर्व पथ का अनुसरण करती है और पूर्व पथ का अनुसरण करती है, पूर्व पथ का अनुसरण करती है। इस प्रकार आप लोग घटना को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी तो उसके लिए हम लोग स्नेल का नियम का प्रयोग करते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो स्नेल का नियम, है कि नहीं, तो स्नेल का नियम क्या होगा उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो स्नेल का नियम आप लोग जानते ही हैं बच्चों, क्या होता है। फिगर आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर बनाइएगा। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन आई बाय साइन आई, है कि नहीं। और अपवर्तनांक पहले किसका लिखेंगे? जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। इसका मतलब हो जाएगा μ2 बाय μ1 होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? इसको हम लोग लिखेंगे 1 μ2। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, लौटता हुआ मतलब दर्पण से जब प्रकाश का परावर्तन हो रहा था तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, स्नेल का नियम का प्रयोग करेंगे। तो इस स्थिति में आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो स्नेल का नियम क्या होगा। देखिए, जब प्रकाश की किरण, है ना, जब प्रकाश की किरण, है ना, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो स्नेल का नियम, है ना, तो स्नेल का नियम क्या होगा, स्नेल का नियम क्या होगा। तो आप लोगों को मैं पहले दिखा देना चाहता हूं कि देखिए, जब दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है तो आपतित किरण R हो जाएगा और परावर्तित किरण मेरा I होगा बच्चों, मेरा उलट जाता है। पहला स्थिति क्या था, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा था तो दर्पण से जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो इसका मतलब ये वाला आपतित प्रकाश हो जाएगा और ये परावर्तित प्रकाश होगा। तो इसका मतलब ये R मेरा आपतित कोण हो जाएगा और I मेरा परावर्तित कोण हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग वहाँ पर स्नेल का नियम का प्रयोग करेंगे। तो फोटो आप लोग अपने कॉपी में बच्चों जरूर बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं हम लोग, देखिए साइन R बटा यहाँ पर हो जाएगा साइन I इज इक्वल टू, तो प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में हो रहा है, μ1 विरल माध्यम में, इसलिए इसका पहला अपवर्तनांक होगा μ1 बाय यहाँ पर हो जाएगा μ2। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको हम लोग लिखेंगे 2μ1, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे। अब देखिए क्या कहेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना कर देंगे। क्या लिखें, समीकरण 1 तथा 2 को, है कि नहीं, 2 को गुना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर, तो हम लोग इसको गुना करेंगे बच्चों। तो हम लोगों को कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, समीकरण 1 से साइन I बाय
यहाँ पर प्राप्त होगा साइन आर और यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा साइन आर बाय साइन आई इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे 1 म्यू 2 गुना हो जाएगा 2 म्यू 1। तो ये देखिए एक एक करके कट जा रहा है ना, तो ये कटेगा तो यहाँ पर हमको 1 प्राप्त होगा। तो डेट सिंप्लाइज दे के लिखेंगे 1 यहाँ पर प्राप्त हुआ इज इक्वल टू 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1। तो डेट सिंप्लाइज इसको हम लोग एक को नीचे कर देंगे, तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होगा 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 बाय है ना 2 म्यू 1। ये चीज़ हम लोगों को प्राप्त होता है समीकरण। इसी सिद्धांत को हम लोग प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। समीकरण से क्या स्पष्ट हो रहा है, देखिए समीकरण से स्पष्ट हो रहा है कि जब प्रकाश की दिशा को परिवर्तित किया जाता है तो अपवर्तनांक जो होता है, माध्यम का सापेक्षिक अपवर्तनांक भी है ना क्या होती है, व्युत्क्रम हो जाती है, बदल जाती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए जब प्रकाश की किरण की दिशा को बदला जाता है ना, जब प्रकाश की किरण की दिशा को बदला जाता है तो माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक है ना, तो माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक व्युत्क्रम हो जाता है, रिवर्स हो जाता है कि नहीं, व्युत्क्रम हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। इसका भी बहुत जगह हम लोगों को उपयोग करना है बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कांच के स्लैब से जो अपवर्तन होता है उसमें क्या क्या घटना घटित होती है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो कांच के स्लैब से अपवर्तन के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या लिखेंगे, कांच के स्लैब से अपवर्तन। दूसरा टॉपिक से यहाँ पर मेरा वो क्या है, कांच के है कि नहीं, कांच के स्लैब से है कि नहीं, कांच के स्लैब से अपवर्तन हम लोग देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है बच्चों, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कांच के स्लैब से अपवर्तन जब होता है तो वो किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 कांच का स्लैब यहाँ पर हम लोग बनाते हैं बच्चों, 2 कांच का स्लैब यहाँ पर बनाएंगे। एक इस प्रकार बनाएंगे, ये मान लेते हैं कि एक प्रकार का कांच है कि नहीं, और यहाँ पर एक प्रकार का कांच है, मतलब 2 अलग अलग प्रकार के यहाँ पर कांच का प्रयोग किया गया है कि नहीं। तो यहाँ 2 अलग अलग प्रकार के कांच हैं। इस कांच का जो है अपवर्तनांक μ1 है और इस कांच का अपवर्तनांक μ2 है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं कि देखिए इसमें कितनी सतह हो गई, इसमें सब सतह का नाम दे देते हैं। AB सतह का नाम है, इसमें हो गया CD नाम है और इसमें फिर इसका नाम हो जाएगा EF। इसमें 3 सतह आप देख पा रहे हैं कि 1 2 और यहाँ पर 3 होगा, 3 सतह है यहाँ पर प्रकाश का बच्चों, है कि नहीं। तो इसमें हम लोगों को बेसिकली हम लोगों को यही बात हम लोगों को जानना है बच्चों कि जब प्रकाश की किरण किसी स्लैब से अपवर्तित होती है तो आपतित कोण का मान निर्गत कोण के बराबर हो जाता है। इसको हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं कि इस सतह पर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बच्चों, इस प्रकार, है कि नहीं। अब प्रकाश की किरण देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रकार आपतित हो रही है कि नहीं। तो ये ऊपर सघन माध्यम था, है कि नहीं, ये ऊपर में क्या था, सघन माध्यम था, जिसका अपवर्तनांक हम लोग क्या कर देते हैं, μA दे देते हैं, क्योंकि एयर है ऊपर में इसलिए उसका अपवर्तनांक μA हो गया, और नीचे में भी एयर है इसलिए इसका अपवर्तनांक भी μA होगा। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आप लोग जानते हैं कि वो अविलंब की ओर मुड़ेगी, इस प्रकार मुड़ती है। तो इस प्रकार मुड़ करके वो है ना स्लैब के दूसरे सतह पर आपतित होती है। तो ये वाला कोण जो होगा बच्चों उसको हम लोग नाम I दे देते हैं, और ये वाला जो कोण होगा उसका नाम क्या हो गया, R हो गया। तो यहाँ पर अब हम फिर एक लंब हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर एक लंब ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बच्चों कि μ1 जो होगा वो छोटा है μ2 से। कहने का मतलब क्या हो गया कि μ1 का मान जो है ना, μ1 यहाँ पर जो हम लोग क्या कहेंगे कि ये छोटा है, मतलब μ2 बड़ा है μ1 से। तो इससे आप पहचान लगा सकते हैं कि कोण
सघन माध्यम होगा। तो इसका मतलब है कि μ1 जो होगा वो विरल माध्यम होगा और μ2 जो होगा वो सघन माध्यम, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो प्रकाशिक सघन माध्यम कहलाता है। अब इस स्थिति में भी आप लोग देख पा रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो फिर वो क्या होगा, अभिलंब की और पुनः मुड़ करके यहाँ पर आएगी इस प्रकार। तो ये कोण मान लेते हैं कि R था बच्चों, तो ये भी कोण मेरा कितना हो जाएगा R, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये एकांतर कोण होता है। अब देखिए प्रकाश की किरण यहाँ पे आ गई, अब पुनः ये अपवर्तन होगा, तो यहाँ पर एक हम लंब एक फिर ड्रॉ करते हैं, इस प्रकार लंब ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए प्रकाश ये क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया और हवा एक विरल माध्यम हो गया। तो यहाँ पर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो वो अभिलंब से क्या होगा, दूर हट के इधर की दिशा में चले जाएगी। तो ये वाला जो कोण हम लोग दिखा रहे हैं बच्चों, ये वाला कोण को हम लोग एरो से हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे कि ये कोण का मान कितना हो गया, R1 है। और तो ये एकांतर कोण होगा, तो ये भी एरो से हम दिखा देते हैं कि ये भी कोण R1 होगा। और ये कोण क्या हो जाएगा, तब निर्गत कोण E होगा मेरा, है कि नहीं। इसको हम लोग इमर्जेंट एंगल निर्गत कोण भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रकाश का अपवर्तन 3 सतह में हो रहा है, एक AB सतह से, एक CD सतह से, एक EF सतह से हो रहा है। तो हम लोग उतना कुछ यहाँ पे नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखेंगे कि AB सतह से, है कि नहीं, प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम का प्रयोग करने पर। तो क्या लिखेंगे, देखिए AB सतह से, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर मैंने बता दिया है कि इस कांच का अपवर्तनांक μ1 है, इस कांच का अपवर्तनांक μ2 है और हवा का अपवर्तनांक μ है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB सतह, है कि नहीं, AB सतह के लिए स्नेल का नियम लागू करने पर, है कि नहीं, AB सतह के लिए स्नेल का नियम, AB सतह के लिए स्नेल का नियम लागू करने पर, है कि नहीं, लागू करने पर। तो स्नेल का नियम हम लोग लागू करेंगे बच्चों, तो क्या प्राप्त होगा, आप देख पा रहे हैं कि sin I बाय sin R हम लोगों को प्राप्त होगा इस प्रकार। तो अपवर्तन किस माध्यम में हो रहा है, अपवर्तन इस माध्यम में हो रहा है, मतलब μ1 बाय हो जाएगा μe हमको प्राप्त होगा बच्चों इस प्रकार। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम लोग किस सतह के लिए, अब हम लोग CD सतह के लिए स्नेल का नियम का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे CD सतह के लिए स्नेल का नियम लागू करने पर, है कि नहीं, CD सतह के लिए स्नेल का नियम लागू करने पर, स्नेल का नियम लागू करने पर, है कि नहीं, लागू करने पर। तो हम लोग यहाँ पर भी जानते हैं कि इस सतह के लिए आपतित कोण R होगा और अपवर्तित कोण R1 होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए sin R बाय sin R1 इज इक्वल टू, अपवर्तन किस माध्यम में हो रहा है, अपवर्तन μ2 माध्यम में हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पहला अपवर्तनांक μ2 का लिखेंगे और μ1 हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि देखिए इस तीसरे सतह के लिए, EF सतह के लिए स्नेल का नियम लागू करने पर, देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, EF सतह के लिए स्नेल का नियम लागू करने पर, है ना, EF सतह के लिए स्नेल का नियम लागू करने पर, स्नेल का नियम, है ना, स्नेल का नियम लागू करने पर, स्नेल का नियम लागू करेंगे। तो इसके लिए हम लोग देखिए इस सतह के लिए मेरा क्या हो जाएगा, है ना, आपतित कोण हो जा रहा है R1 और अपवर्तित कोण का मान हो रहा है E, जिसको हम लोग निर्गत कोण भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपतित कोण हो जाएगा sin R1 और निर्गत कोण हो जाएगा sin E इज इक्वल टू, अपवर्तन किस माध्यम में हो रहा है, हवा में, तो इसका पहला अपवर्तनांक हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो μA बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा, μ2, इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 कहेंगे। अब हम लोग समीकरण 1 गुना समीकरण 2 गुना समीकरण 3 करने पर तीनों को हम लोग आपस में गुना करेंगे। इसको आप लोग जरूर अपने कॉपी में उतार लेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए समीकरण 1, 2 तथा 3, समीकरण 1 तथा 2, 3 को गुना करने पर, है ना, गुना करने पर। तो तीनों को जब हम लोग गुना करते हैं बच्चों तो क्या पाते हैं, कुछ इस प्रकार पाएंगे, sin I बाय sin R गुना, यहाँ पर भी मिलेगा sin R बाय sin R1 गुना, फिर मिलेगा sin R1 बटा sin E। अब अपवर्तनांक का गुना करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, देख पा रहे हैं μ1 बाय μE नहीं है बच्चों, μA है शायद, नहीं μA है यहाँ पर, μA, फिर हो जाएगा गुना, देखिए μ2 बाय
म्यू टू बाय म्यू वन, फिर गुना होगा म्यू ए बाय यहाँ पर हो जाएगा म्यू टू होगा। अब देखिए इसको हम लोग काटेंगे, ये भी म्यू वन भी कटेगा और म्यू ए भी कटेगा। यहाँ से भी देखिए है ना, साइन आर वन साइन आर वन कटेगा, साइन आर कटेगा। तो यहाँ पर क्या बचता है हम लोग का, यहाँ बचेगा देखिए साइन आई बाय साइन ई इज इक्वल टू, यहाँ तो सब कट गया, इसका मतलब यहाँ पर इसी वन बचेगा, वन। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डेट सिंप्लाइज यहाँ पर हो गया साइन आई इज इक्वल टू साइन ई। तो साइन साइन आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल आई इज इक्वल टू हम लोगों को एंगल ई मिलेगा। तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर साबित करना था। कहने का मतलब हो गया कि कांच के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो आपतित कोण और निर्गत कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो पहले इसको हम लोग लिख देते हैं बच्चों कि देखिए कांच के स्लैब से है कि नहीं, कांच के स्लैब से अपवर्तन पर या अपवर्तन होने पर आपतित कोण तथा निर्गत कोण बराबर होते हैं, है ना। आपतित कोण तथा निर्गत कोण बराबर होते हैं, है ना, बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब यही होता है कि आप फिगर को देख करके एक बार समझने का प्रयास करिए। इसका मतलब होता है कि प्रकाश है कि नहीं, हवा से यदि चल करके कांच के कितने भी स्लैब की परत क्यों ना हो, उससे अपवर्तन होने के बाद जब वो लास्ट में जब वो निर्गत होती है स्लैब से, जब वो बाहर निकलती है तो वो अपने पूर्व पथ की दिशा में ही चलने लगती है, जिस पथ से वो आ रही थी उसी दिशा में चलने लगती है। इसका मतलब हो गया कि आने वाली प्रकाश और निर्गत होने वाली प्रकाश दोनों समानांतर होती है कि नहीं। जिस दिशा से प्रकाश चल करके कांच के स्लैब पर आपतित हो रही थी उसी दिशा में वो बाहर भी निकल जाती है। इसका मतलब यही होता है कांच के स्लैब से अपवर्तन। तो यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे, देखिए बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर कांच का सिर्फ एक स्लैब है कि नहीं, क्या है यहाँ पर कांच का सिर्फ मेरे पास एक स्लैब है, एक स्लैब है, मतलब कांच का सिर्फ एक स्लैब हम लोग इस प्रकार लेते हैं, इस प्रकार। तो इसमें भी आपतित कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर ही होंगे, है कि नहीं, आपस में बराबर ही होंगे। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार कि आपस में बराबर होते हैं या नहीं, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों को आगे भी पढ़ना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लंब ड्रॉ कर देते हैं। प्रकाश की किरण इस प्रकार इसमें आपतित होती है कि नहीं। ऊपर में हवा है, म्यू ए है, इसका अपवर्तनांक म्यू वन है, तो ये क्या होगी, इस प्रकार अपवर्तित हो जाएगी। और पुनः यहाँ पर भी हम लोग एक लंब ड्रॉ करेंगे तो ये इस दिशा में निर्गत हो जाती है। तो ये कोण का मान कितना हो गया, आई हो गया। इस कोण का मान एरो के साइन से हम दिखा देते हैं, ये आर है, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, आर होगा मेरा, और ये इमर्जेंट एंगल ई होगा, निर्गत कोण होगा। तो सतह का नाम दे देते हैं बच्चों यहाँ ए बी और सी डी सतह। क्या एक स्लैब में आपतित कोण और निर्गत कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे टॉपिक्स में हम लोग लिख देते हैं एक स्लैब से अपवर्तन, है कि नहीं, एक स्लैब से अपवर्तन। देखते हैं इसमें बराबर होगा या नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहला सतह मतलब सतह ए बी सतह के लिए स्नेल का नियम लागू करेंगे, है ना। ए बी सतह के लिए स्नेल का नियम, ए बी सतह के लिए स्नेल का नियम। तो हम लोग जल्दबाजी से यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, साइन आई बाय हो जाएगा साइन आर इज इक्वल टू अपवर्तनांक हो जाएगा म्यू वन बाय यहाँ पर हो जाएगा म्यू ई, है कि नहीं, सॉरी म्यू ई बार बार लिखा जा रहा है, म्यू ए होगा, समीकरण नंबर 1 होगा। अब हम लोग उसी तरह दूसरे सतह के लिए भी हम लोग लिखेंगे सी डी सतह के लिए स्नेल का नियम, है ना। सी डी सतह के लिए स्नेल का नियम क्या होगा, सी डी सतह के लिए स्नेल का नियम लागू करने पर। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे सी डी सतह के लिए, देखिए ये आपतित कोण हो जाएगा और ये अपवर्तित कोण हो जाएगा। तो इस केस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन आर बाय यहाँ पर हो जाएगा साइन ई इज इक्वल टू, इसका भी अपवर्तनांक बाहर एम में है, ये हवा हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला अपवर्तनांक म्यू ए बाय हो जाएगा म्यू वन, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे। अब दोनों को गुना करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर, तो दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे बच्चों तो हम लोग को कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, साइन आई बाय
साइन आर गुना यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा साइन आर बाय साइन ई। अब अपवर्तनांक का गुना करेंगे तो μ1 बाय μ इस गुना μ बाय यहाँ पर हो जाएगा μ1, तो सब कटेगा है कि नहीं। यहाँ पर भी देखिए आर भी साइन आर कटेगा, तो डेट सिंप्लाइज यहाँ पर क्या बचेगा मेरा साइन आई बाय साइन ई इज इक्वल टू 1, तो डेट सिंप्लाइज साइन आई इज इक्वल टू साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, मतलब आपतित कोण और निर्गत कोण दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर प्राप्त होता है। कहने का मतलब है एक स्लैब से चाहे अपवर्तन कराइए, चाहे आप स्लैब के समूहों के द्वारा अपवर्तन कराइए, आपको आपतित कोण और निर्गत कोण दोनों बराबर ही प्राप्त होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे बच्चों कि एक स्लैब से जब कांच का अपवर्तन होता है तो अपवर्तन के समय में उस प्रकाश के पथ का पार्श्विक विस्थापन कितना होता है, मतलब वो अपने वास्तविक पथ से कितनी हटती है, इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर गणना करना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं उसको, है ना, पार्श्विक विस्थापन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक स्लैब से अपवर्तन की स्थिति में पार्श्विक विस्थापन क्या होगा, हम लोग चलिए उसको देखेंगे, है कि नहीं। पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन इसको हम लोग कहते हैं, है ना, इसको इंग्लिश में लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग कहते हैं। तो ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, चलिए इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो मान लेते हैं कि बच्चों की ये हमारा एक कांच का स्लैब है कि नहीं, ये कांच का एक क्या है स्लैब है यहाँ पर, है कि नहीं। ये कांच का एक स्लैब है जिसकी मोटाई हम लोग मान लेते हैं कि टी है। ये कांच का स्लैब है जिसकी मोटाई कितनी है टी, हम लोग इसको मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसकी मोटाई टी है कि नहीं, इसकी मोटाई टी है। और इसका ऊपर वाले का अपवर्तनांक आप लोग जानते हैं कितना था, है कि नहीं, और नीचे वाले का अपवर्तनांक सब कुछ हम लोग जानते हैं। अब हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं कि ये ऊपर वाली सतह पर एक मैंने लंब ड्रॉ किया इस प्रकार, और प्रकाश की किरण इस प्रकार इसमें आपतित हो रही है, ये आपतित हो रही है इस प्रकार, है कि नहीं। प्रकाश का वास्तविक पथ कौन सा था बच्चों, इस प्रकार हम दिखाएंगे कि प्रकाश का वास्तविक पथ है, ये चीज़ है प्रकाश का वास्तविक पथ, है कि नहीं। अब प्रकाश जान रहे हैं कि ये सघन माध्यम है और ऊपर वाला विरल माध्यम है, इसका मतलब है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो अविलंब की ओर मुड़ता है, इसका मतलब वो इधर की ओर मुड़ेगा, इस प्रकार मुड़ता है कि नहीं। अब यहाँ पर भी यदि मैं एक लंब ड्रॉ कर दूँ, इस प्रकार लंब ड्रॉ कर दूँ, तो ये क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने की स्थिति में वो अविलंब से दूर हट करके वो इधर की ओर चले जाता है कि नहीं। तो प्रकाश का देखिए वास्तविक पथ का इतने कोण से हटना, है कि नहीं, इतने कोण से हटना, यही पार्श्विक विस्थापन होता है कि नहीं। हम लोगों को दिखाना है कि ये कितना डिस्टेंस ये जो होता है ट्रेवल कर रहा है, मतलब यदि हम दिखाते हैं कि इस पर यदि हम, है कि नहीं, ये जो अपवर्तित प्रकाश का ये जो पथ है, इससे यदि हम लोग इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब है कि वो इतनी दूरी से विस्थापित हो रही है, प्रकाश अपना वास्तविक पथ से इतनी दूरी से हट करके यहाँ पर चले आती, तो इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है, प्रकाश का पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए एक बार फिर समझिए, प्रकाश का वास्तविक पथ ये है, जब स्लैब को रख दिया गया तो प्रकाश, है कि नहीं, थोड़ा मुड़ करके इस रास्ते पे चली आई, तो वो कितना दूरी से मुड़ती है, इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का, है ना, पार्श्विक विस्थापन। तो अब हम लोग यहाँ पर इसका नाम देते हैं बच्चों, इस छोटा, देखिए इसका नाम, ये कोण मेरा कितना है, आई है, ये कोण मेरा आई है, और ये कोण हम लोग अभी दिखाएं बच्चों, एरो साइन से हम दिखा देते हैं कि ये कोण मेरा कितना है, आर है कि नहीं। और ये कोण कितना हो जाएगा, इसको लंब को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, इस प्रकार मान लेते हैं कि लंब को हम आगे बढ़ा करके यहाँ तक कर देते हैं, है कि नहीं। तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण आप देख पा रहे हैं कि ये वाला कोण भी मेरा, ये तो शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, है कि नहीं। ये भी कोण मेरा कितना हो जाएगा बच्चों, ये कोण मेरा आई होगा, ये भी कोण मेरा आई हो जाएगा, है कि नहीं, ये भी कोण मेरा आई होगा, ये पूरा कोण मेरा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यह शीर्षाभिमुख कोण होगा, ये कोण मेरा आई होगा। अब देखिए, तो प्रकाश कितने कोण से मुड़ा,
ये छोटा कोण देख रहे हैं यहाँ पर, जिसको हम लोग अपवर्तित कोण कहते हैं, आर है, और ये यहाँ से यहाँ तक कोण आई है, तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा बच्चों, आप लोग बता सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे कोण में इतना कोण को यदि हम लोग घटा देंगे, है कि नहीं, इस पूरे कोण में यहाँ से यहाँ तक के कोण में सिर्फ ये कोण घटा देंगे तो ये कोण हमको प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये कोण मेरा कितना हो जाएगा, आई माइनस आर, हमको ये कोण प्राप्त होगा, आई माइनस आर, हम लोगों को इतना कोण यहाँ से प्राप्त होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग लिखते हैं, नाम दे देते हैं बच्चों। देखिए ये ए है, ये मेरा बी है, ये सी है कि नहीं, ये सी है, और इसको हम लोग डी मान लेते हैं। इतना हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं। इस फोटो को आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर तो फिगर तो आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग इसके बारे में कुछ लिखते हैं और इसका एक्सप्रेशन से हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, उसका व्यंजक हम लोग ज्ञात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ लिखते हैं। देखिए माना टी मोटाई का, है ना, टी मोटाई का एक स्लैब है ना, टी मोटाई का एक स्लैब है जिसमें प्रकाश की किरण, है ना, जिसमें प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, जिसमें प्रकाश की किरण आपतित हो रही है ना। माना टी मोटाई का एक स्लैब है जिसमें प्रकाश की किरण आपतित हो रही है ना, आपतित हो रही है, और अपवर्तन के बाद है ना, यह अभिलंब की ओर, अपवर्तन के बाद यह अभिलंब की ओर, है ना, अभिलंब की ओर मुड़ती है, अपवर्तन के बाद यह अभिलंब की ओर मुड़ती है। प्रकाश का वास्तविक, है ना, देखिए प्रकाश का वास्तविक पथ तथा, है ना, तथा अपवर्तित, प्रकाश का वास्तविक पथ तथा अपवर्तित पथ के बीच लांबविक दूरी, है ना, के बीच लांबविक दूरी, आप देख पा रहे हैं ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, लांबविक दूरी को, है ना, लांबविक दूरी को प्रकाश का पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है ना, प्रकाश का पार्श्विक, है ना, विस्थापन कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है बच्चों। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। ये आप देख पा रहे हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है। चलिए इसका हम लोग व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो फिगर तो आप लोग अपने कॉपी में बना ही लिए होंगे बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग कौन सा फिगर का प्रयोग करेंगे, यहाँ ए बी सी में हम लोग करेंगे, क्योंकि ए बी सी आप जान पा रहे हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है और ये कोण कितना बन रहा है, आई माइनस आर हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग त्रिभुज का प्रयोग करेंगे ए बी सी, है ना, में ए बी सी में। तो कौन सा, है ना, क्या लेंगे, साइन का आई माइनस आर लेंगे, आई माइनस आर। तो समकोण त्रिभुज में जानते हैं साइन लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये मेरा कर्ण हो जाएगा, मतलब ए बी मेरा जो होगा वो कर्ण हो जाएगा। नहीं तो यहाँ क्या हो गया, देख पा रहे हैं कि ए, है ना, बी सी बटा यहाँ पर क्या हो गया, ए बी, है ना, और BC को हम लोगों ने क्या माना है, D मान लिए हैं, है ना। ये लांबविक दूरी जो है वो D है मेरा, इसलिए BC की जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, D लिखेंगे। और यहाँ पर कितना हो गया, AB। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, पार्श्विक विस्थापन ही D का वैल्यू निकालना है। तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, आप लोग देख पा रहे होंगे कि D इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी साइन, है ना, साइन आई माइनस आर होगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे और ए बी का मान कैलकुलेट करेंगे। तो ए बी का मान हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इसी फिगर से, इस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। ए बी डी से हम लोग क्या करेंगे, ए बी का मान हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। कौन सा त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, त्रिभुज ए बी डी से,
तो यहाँ पर हम लोग देखिए, ये आप जानते हैं कि ये ए बी डी जो त्रिभुज है, इसमें ये एंगल मेरा कितना होगा, आर है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए बी डी में ये एंगल मेरा आर है बच्चों। तो इसमें हम लोग कॉस आर का प्रयोग करेंगे और हम लोग ए बी को हम लोग डिफाइन करेंगे। अब कांच के स्लैब की मोटाई कितनी है, टी है ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉस आर का प्रयोग करेंगे। तो कॉस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस आप लोग जानते हैं फिगर में लंब है ना, आधार बटा कर्ण होता है। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो जाएगा। आधार कितना है, ए डी आधार है और कर्ण मेरा ए बी हो जाएगा यहाँ पे, नहीं तो आधार ए डी और कर्ण मेरा ए बी हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो आधार कितना होगा, यहाँ हो गया ए डी और कर्ण हो जाएगा मेरा ए बी। आप लोग फोटो अपने कॉपी में देखें और उसको बनाने का प्रयास करें। तो अब जो ए डी है वो तो कांच की मोटाई है, अपने कॉपी में देखें कांच की मोटाई है। तो इसको हम लोग क्या रखेंगे, ए डी के जगह में हम लोग टी रखेंगे और यहाँ पर हो गया ए बी। तो ए बी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी बाय कॉस आर हो जाएगा। नहीं, अब यही मान को हम लोग समीकरण नंबर में 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे ए बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए ए बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ए बी का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू ए बी के जगह में हम लोग रखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, देख पा रहे होंगे कि t और यहाँ पर हो जाएगा कॉस आर साइन और ये हो जाएगा आई माइनस आर। तो ये जो समीकरण प्राप्त हुआ, इसी समीकरण का प्रयोग करके हम लोग पार्श्विक विस्थापन का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये समीकरण देख पा रहे हैं, पार्श्विक विस्थापन का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते हम लोगों को क्या क्या चीज़ इसमें जानकारी होनी चाहिए, आपतित कोण का मान, अपवर्तित कोण का मान और सबसे पहले कांच की मोटाई का मान। तो उससे हम लोग कैलकुलेशन करके हम लोग ये बात जान सकते हैं कि जो प्रकाश जो होता है, फिगर में आप लोग देख पाएंगे कि प्रकाश अपने वास्तविक पथ से कितने है कि नहीं दूरी से मुड़ता है, ये चीज़ हम लोग उसको कैलकुलेट कर पाएंगे बच्चों। तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह से जानकारी हो गई होगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों और हम लोग उसको जानने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर अब देखिए क्या लिखते हैं बच्चों कि विभिन्न है कि नहीं माध्यम, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के अपवर्तन से, है ना, प्रकाश के विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के अपवर्तन से अपवर्तनांकों के बीच संबंध, है ना, अपवर्तनांकों के बीच संबंध, अपवर्तनांकों के बीच संबंध हम लोगों को यहाँ पर ज्ञात करना है कि अपवर्तनांक के बीच में कितने संबंध होंगे या किस प्रकार का संबंध आएगा, वो चीज़ हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहाँ पर 2-3 माध्यम हम लोग लेंगे बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक स्लैब है इस प्रकार, है कि नहीं, यहाँ पर भी एक स्लैब है इस प्रकार, है कि नहीं, यहाँ पर एक स्लैब इस प्रकार है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसके बीच हम लोगों को संबंध स्थापित करना है। ये 2 स्लैब मेरा यहाँ पर हो गया। ऊपर में आप जानते हैं कि यहाँ हवा है, इसलिए इसका अपवर्तनांक म्यू ए है। और इसके बीच में हम लोग क्या कर दिए बच्चों, है कि नहीं, इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, पानी इसमें हम लोग डाल देते हैं इस प्रकार, है कि नहीं। इसमें मान लेते हैं कि पानी भरा हुआ है, इस कांच का ये जो आपका पात्र है इसके अंदर यहाँ पर क्या पानी भरा हुआ है, जिसके वजह से इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू डब्ल्यू हो जाएगा। और ये ग्लास है कि नहीं, ये कांच का बना हुआ है, यहाँ पर पानी डाला हुआ है बच्चों, इस प्रकार पानी है और ये क्या है, कांच है। तो यदि ये कांच का मतलब सॉलिड कांच है, तो यदि कांच होगा तो इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, म्यू जी हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, इस पर हम लोग एक छोटा सा लंब हम लोग ड्रॉ करते हैं बच्चों और दिखा देते हैं कि प्रकाश इससे आपतित हो रही है और ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, तो ये प्रकाश इस दिशा में मुड़ेगी, है कि नहीं। यहाँ पर भी हम एक लंब ड्रॉ करेंगे तो पुनः यहाँ देख पा रहे हैं कि ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम होगा, पुनः प्रकाश इधर की ओर मुड़ेगी। और पुनः एक हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं कि ये सघन माध्यम है और प्रकाश हवा में जा रही है, ये सघन माध्यम है और प्रकाश हवा में जा रही है, तो वो अभिलंब से दूर हट करके इस दिशा में चले जाती है। सबका कोण हम लोग दिखा देते हैं बच्चों कि ये कोण आई है और ये कोण हम सबका एरो से दिखा देंगे बच्चों कि ये कोण मेरा आर है, तो ये भी एकांतर कोण हो जाएगा, तो ये भी मेरा आर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये कोण कितना हो जाएगा, इसको भी हम लोग एरो से दिखाएंगे, तो ये कोण मेरा R1 हो जाएगा। तो ये कोण कितना होगा, ये भी कोण एकांतर कोण हो जाएगा, तो ये भी R1 हो जाएगा। और ये निर्गत कोण है तो ये मेरा E हो जाएगा, है कि नहीं। इस प्रकार हम लोग
यहाँ पर जानते हैं। आप लोग अच्छी तरह से देख पाएँ कि ऊपर में हवा है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें कांच भरा हुआ है और नीचे पुनः हवा है। क्योंकि इसके बारे में लिखना चाहूँगा तो ये 1-1.5 पेज का इसका डिस्क्रिप्शन होगा। सिर्फ मेरे आप फोटो को अच्छी तरह से समझिए और कैलकुलेशन हम लोग करते जाएंगे। ये क्या हो गया, देख पा रहे हैं कि ये सतह AB है, ये CD है और ये EF हो जाएगा। इस प्रकार की सतह हो जाएगी। तो संपूर्ण सतह के लिए हम लोग स्नेल का नियम का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आपतित कोण है, R मेरा अपवर्तित कोण है। तो दूसरे सतह के लिए R मेरा अपवर्तित कोण होगा, दूसरे सतह के लिए R मेरा क्या होगा, आपतित कोण है और R1 मेरा अपवर्तित कोण हो जाएगा, है कि नहीं। तीसरे सतह के लिए R1 मेरा आपतित कोण हो जाएगा और E मेरा निर्गत कोण होगा। तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं। और दूसरी बात ये भी हम लोग जानते हैं कि I बराबर, पहले भी साबित कर चुके हैं कि कोण I इज इक्वल टू कोण E होता है। तो हम लोग संपूर्ण सतह के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्नेल का नियम का लागू यहाँ पर हम लोग करेंगे इस प्रकार। देखिए AB सतह के लिए है ना, AB सतह के लिए स्नेल का नियम लागू करेंगे तो हम लोगों को कुछ इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, साइन I बाय साइन R और अपवर्तन अब हम लोग लिखेंगे किस प्रकार, तो यहाँ हो जाएगा म्यू W बाय, यहाँ पर म्यू A हो जाएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ होगा A म्यू W, समीकरण नंबर 1 इसको कहेंगे। इसी तरह हम लोग अब CD सतह के लिए कहेंगे, है ना, CD सतह के लिए, तो CD सतह के लिए हम लोग स्नेल का नियम का लागू करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दूसरी सतह के लिए आपतित कोण कितना है, R है और अपवर्तित कोण R1 है। तो मतलब हो जाएगा साइन R बाय, यहाँ पर हो जाएगा साइन R1। तो पहला अपवर्तनांक म्यू G का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू G बाय म्यू W। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे W म्यू G, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे। इसी तरह हम लोग अब किसका प्रयोग करेंगे तीसरे सतह के लिए, तो हम लोग करेंगे EF, है कि नहीं, या FE सतह के लिए स्नेल का नियम हम लोग लागू करेंगे। तो इसके लिए आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसमें आपतित कोण R1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, साइन R1 और बटा यहाँ पर होगा साइन E। और यह अपवर्तन हो रहा है हवा में, इसका अपवर्तनांक म्यू A है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू A बाय म्यू G होगा। तो इसको हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, G म्यू A, इसको हम लोग 3 कहेंगे। तीनों को हम लोग गुना करेंगे, है कि नहीं, तीनों को गुना करने पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए तीनों को गुना करने पर, तो जब हम लोग तीनों को गुना करेंगे बच्चों तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, अच्छी तरह से आप लोग जान रहे हैं। यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, साइन I बाय साइन R, है कि नहीं, गुना यहाँ पे भी प्राप्त हो जाएगा साइन R बाय साइन R1, गुना यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा साइन R1 बाय साइन E। इसका मतलब अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या मिलेगा, देख पा रहे हैं, A म्यू W गुना W म्यू G गुना G म्यू A, इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पे सारा टर्म देखिए कट रहा है, ये भी टर्म कटेगा और साथ में ये भी टर्म कटेगा। क्यों कटेगा, इसमें हम लिख देते हैं क्योंकि कोण I इज इक्वल टू कोण E होता है, ये भी बराबर होता है। इसका मतलब इधर हमको 1 प्राप्त हुआ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसको अपने कॉपी में जरूर उतार लीजिएगा, है ना, वीडियो को पॉज करके। तो अब हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे बच्चों, हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो देखिए इसके जगह में मैंने क्या लिख देंगे, इस राइट है ना, लेफ्ट साइड में 1 मुझे प्राप्त हुआ, उसके बाद हमको प्राप्त होगा A म्यू W गुना W म्यू G, है ना, W म्यू G गुना G म्यू A, मुझे ये प्राप्त हो गया बच्चों, है कि नहीं। तो हम लोगों को इसमें किसी एक के बीच में हम लोगों को क्या करना है, संबंध हम लोगों को दिखाना है। यहाँ पर हमको प्रकाश के उत्क्रमणीयता सिद्धांत का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, है ना, प्रकाश के उत्क्रमणीयता, है ना, प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। तो हमको क्या प्राप्त होगा, इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो देखिए G म्यू A को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/A म्यू G, हम लोग ऐसे उसको लिख सकते हैं। तो इसके जगह में हम लोग बैठाएंगे, तो डेट सिंप्लाइज, है ना, 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A म्यू W गुना W म्यू G, और इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं A
म्यू जी, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके इधर भी हम लोग ला सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ए म्यू जी इज इक्वल टू ए म्यू डब्लू गुना डब्लू म्यू जी, ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। तो इससे हम लोग को किसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, है ना। तो डब्लू म्यू जी का वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। डब्लू म्यू जी का वैल्यू यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, देख पा रहे होंगे। तो ए म्यू जी बटा ए म्यू डब्लू, हम लोगों को ये समीकरण हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो ये समीकरण जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट समीकरण है ना। ये चीज़ हम लोगों को बताता है बच्चों कि किसी भी, है कि नहीं, दो माध्यम जिससे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, यदि दोनों माध्यमों का यदि अपवर्तनांक की तुलना यदि हवा के साथ की जाए तो, है ना, हवा के साथ की जाए तो वह अपवर्तनांक या वह सापेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात दोनों माध्यम के अपवर्तनांक के, है ना, सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। आप लोग ऐसे कह सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या कहा कि दो माध्यम जिसका मैं प्रयोग कर रहा हूँ उस दोनों माध्यम का अपवर्तनांक की तुलना यदि हवा के साथ की जाए तो दोनों माध्यम का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक जो होगा वह अपवर्तनांक दोनों माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ, तो आप लोग इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि जैसे देखिए इसका हम लोग, है कि नहीं, हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। तो डब्लू म्यू जी का वैल्यू क्या होता है, डब्लू म्यू जी का वैल्यू कितना हो गया, इसका मतलब हो गया कि म्यू जी बाय म्यू डब्लू। तो इसका मतलब इसको कौन सा सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्लास का अपवर्तनांक यहाँ पर पानी के सापेक्ष दिया हुआ है। अब हम लोग बारी बारी करेंगे। देखिए ए म्यू जी का मतलब क्या हो गया कि म्यू जी बाय म्यू ए, इसका मतलब क्या हो गया कि ग्लास का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष हो गया। अब क्या हो गया, ए म्यू डब्लू, तो ए म्यू डब्लू का वैल्यू कितना होगा, म्यू डब्लू बाय म्यू ए। तो इसको क्या कहेंगे, पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। इसका मतलब है कि ये दोनों टर्म मेरा इंडिकेट कर रहा है कि दोनों माध्यम का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, है कि नहीं, दोनों माध्यम का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष मैंने लिया। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, पानी ग्लास का सापेक्ष अपवर्तनांक, ये हो जाएगा हवा का सापेक्ष अपवर्तनांक। किसके साथ, हवा के सापेक्ष। यदि हम लोग दोनों का अनुपात लेंगे तो वह अनुपात मुझे क्या प्राप्त होगा, दोनों माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक प्राप्त होगा। मतलब ग्लास और पानी का सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त होता है बच्चों। तो ये बात आप लोग याद, ऐसा समीकरण आप लोग अन्य और भी यदि जोड़ दें इसके साथ, है कि नहीं, माध्यम, तो और भी तुलनात्मक अध्ययन हम लोग कर सकते हैं अपवर्तनांक का। तो यहाँ पर दो बातें मैं यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ बच्चों, उसको आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि देखिए दो माध्यम का, देखिए दो माध्यम का, है ना, दो माध्यम का हवा के सापेक्ष, है कि नहीं, दो माध्यम का हवा के सापेक्ष सापेक्षिक अपवर्तनांक, है ना, दो माध्यम का हवा के सापेक्ष सापेक्षिक अपवर्तनांक दोनों माध्यम के, है ना, दोनों माध्यम के सापेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है। सापेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है, सापेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये बात आप लोगों को समझना है ना, सापेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये बात आप लोगों को समझनी होगी बच्चों। तो चलिए इससे संबंधित, है ना, एक न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं जो कि आप लोगों को समझदारी में वृद्धि करेगी। इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स एक तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक प्रश्न को लिखता हूँ, उसको आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि यदि सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, है ना, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तथा वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, है ना, यदि वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है तो पानी का,
है ना, या पानी के सापेक्ष, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक क्या होगा। चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों आप लोगों के लिए। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो यहाँ पे दिखा कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, मतलब म्यू जी बाय म्यू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/2। कहने का मतलब ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो ए म्यू जी का वैल्यू दिया हुआ है। इसी प्रकार वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है, इसका मतलब है कि म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए, इसका वैल्यू दिया हुआ है 4/3। तो ये कौन सा वैल्यू हो गया, ए म्यू डब्ल्यू। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, पानी के सापेक्ष, है कि नहीं, यहाँ पे दिया हुआ पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हम लोगों को कैलकुलेट करना है। इसका मतलब म्यू जी बाय म्यू ए, कहने का मतलब हो गया कि ए म्यू जी का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग ऊपर के समीकरण का प्रयोग करेंगे। ऊपर के समीकरण में हम लोग को क्या लिखा हुआ है ना, देखिए हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू होता है ए म्यू जी बटा ए म्यू डब्ल्यू। तो ए म्यू जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, ए म्यू जी का वैल्यू दिया हुआ है 3/2, और पुनः फिर देखिए ए म्यू डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है 4/3। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/2 गुना, है कि नहीं, ये 9/8 हम लोगों को आंसर प्राप्त होगा। मतलब है ना, कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष इस प्रकार हम लोग जानते हैं। या तो फिर यदि मान लेते हैं कि आप लोगों को यदि फॉर्मूला मालूम नहीं है, यदि आप फॉर्मूला को भूल गए हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, जो आप लोगों का आंसर निकल जाएगा। तो हम लोगों को इसमें क्या करना है, बात को समझिएगा। तो इसके लिए आप लोगों को इसका प्रयोग करना पड़ेगा, म्यू जी बाय म्यू ए और म्यू डब्ल्यू बाय म्यू, है ना, ए का प्रयोग करना है। तो इसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना होगा। इसका मतलब हो गया कि म्यू जी बाय म्यू ए का हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है कि नहीं। ये किसके लिए है, जो फॉर्मूला को याद नहीं रख पाते हैं। तो दोनों ही समीकरण से आप लोग इस प्रकार इसको रिलेट करिए, ताकि जो है आप लोगों को ये चीज़ प्राप्त हो जाए। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या करना है, कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि, है कि नहीं, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि म्यू ए से दोनों तरफ को हम लोग भाग दे देंगे यहाँ पर, है कि नहीं, म्यू ए से हम लोगों को दोनों तरफ भाग हम लोगों को दे देना है। तो हम लोग भाग दे देंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए म्यू जी बाय म्यू ए हो जाएगा, यहाँ पर भी होगा म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और यह हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तो ये चीज़ हम लोगों को मालूम है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर 4/3। सॉल्यूशन करेंगे तो 9/8 आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं है फिर भी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, है ना, प्रकाश के अपवर्तन का ही अनुप्रयोग करके हम लोग आगे के चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। वो भी हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे बच्चों, है ना। क्योंकि देखिए बच्चों, एक प्रॉब्लम मेरे साथ यह चीज़ होता है कि यदि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा, क्योंकि हो जाने से वीडियो यदि बहुत लंबा हो जाने से बच्चों अपलोड करने में बहुत परेशानी होता है वीडियो को, है कि नहीं। यदि मान लेते हैं कि मैं वीडियो को यदि 1 घंटा 15 मिनट यदि बनाता हूँ, तो वीडियो लगभग 3.5 GB का वीडियो बनता है मेरा, है कि नहीं, 3.5 GB। और 3.5 GB वीडियो को अपलोड करना, है कि नहीं, वो भी एक छोटे मोटे जगह पर, वो काफ़ी मशक्क़त वाली काम होती है। 3.5 GB वीडियो को अपलोड करने के लिए नेट स्पीड लगभग, है ना, 4 Mbps का चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ पर नेट स्पीड 500 kbps भी बहुत मुश्किल से आता है। आप समझ पाते होंगे कि हम उस वीडियो को अपलोड किस प्रकार कर पाते होंगे बच्चों। बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम होता है अपलोड करने में, इसीलिए मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, बहुत मुश्किल से अपलोड कर पाता हूँ। और घंटे भर का वीडियो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा, ये लगभग पौने घंटा, है कि नहीं, से ऊपर का वीडियो मैं बना करके दूँ। लेकिन क्या करूँ, मेरे प्रॉब्लम है बच्चों, यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन एक बात है कि वीडियो में डेली आप लोगों के साथ जो भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन अपलोड मैं जरूर करूँगा, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक चीज़, नया चीज़ हम लोग जानने का प्रयास करते हैं बच्चों, कि वास्तविक तथा आभासी गहराई, है कि नहीं, में हम लोग देखेंगे वास्तविक तथा आभासी गहराई। वास्तविक तथा आभासी गहराई, या है ना, लिख देता हूँ पहले, वास्तविक तथा आभासी गहराई क्या होता है कि नहीं, वास्तविक तथा आभासी गहराई क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि किसी पात्र में
जब है कि नहीं पानी भर दिया जाता है और उसके पेंदी पर जब सिक्का दे दिया जाता है तो सिक्के अपने वास्तविक ऊंचाई से कुछ उठे हुए प्रतीत होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग वहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग क्या लेंगे, एक देखिए एक पात्र हम लोग लेते हैं बच्चों इस प्रकार, है कि नहीं, एक पात्र हम लोग इस प्रकार लेते हैं। आप लोग अच्छे से फोटो को बनाएंगे बच्चों, है कि नहीं, और इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पानी से हम लोग भर देते हैं। इस प्रकार मान लेते हैं कि ये पानी से भरा हुआ है कि नहीं, ये पानी से पूरा भरा हुआ है। और हम लोग इसके पेंदी पर एक कॉइन को रख देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कॉइन है कि नहीं। तो पानी और ये तो पानी है जिसका अपवर्तनांक आप लोग जानते हैं म्यू डब्ल्यू होगा, और बाहर में हवा है जिसका अपवर्तनांक म्यू ए होगा, है ना। अब इससे प्रकाश की दो किरण निकलती है। तो एक किरण को मैं दिखाता हूँ कि इससे जो होती है लंबवत जो होती है बाहर की ओर निकल रही है। निकलना तो चाहिए बहुत तरह से, लेकिन हमें एक सुविधा के लिए मैं दिखा देता हूँ कि इससे जो होती है एक लंबवत प्रकाश की किरण बाहर निकल रही है। इस प्रकार लंबवत प्रकाश की किरण बाहर, तो इसका मतलब ये लंबवत अपवर्तित भी हो जाएगा बाहर के माध्यम में, है कि नहीं। और दूसरी प्रकाश की किरण जो होती है वो इस दिशा में चलते हुए जाती है और पानी के ऊपरी सतह पर आपतित होती है, इस प्रकार, है ना। तो यहाँ पर यदि मैं एक लंब ड्रॉ कर देता हूँ इस प्रकार, तो आप लोग जानते हैं कि पानी एक सघन माध्यम हो गया और हवा एक विरल माध्यम हो गया। इसका मतलब है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा तो वो क्या होगा, अविलंब से दूर हट जाता है। इसका मतलब है कि वो इधर की ओर चला जाएगा। और जब इस प्रकाश की किरण को जब हम लोग पीछे की ओर जब हम लोग बढ़ाते हैं बच्चों, तो वो मुझे लगता है कि वो है ना इस बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसका मतलब है कि ये लंबवत प्रकाश की किरण और इसको पीछे बढ़ाया हुआ दोनों किरण को इस बिंदु पर काटता है। इसका मतलब है कि ये जो कॉइन रखा गया था सी, उसका ये प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है सी डैश, है कि नहीं। तो सिक्का मुझे यहाँ नहीं प्रतीत होकर के सिक्का मुझे यहाँ पर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि आभासी गहराई होता है। सिक्का अपनी वास्तविक ऊंचाई से कुछ उठी हुई प्रतीत होती है। आप लोग अपने घर में भी देख सकते हैं कि बाल्टी पर आप लोग पेंदी पर एक कॉइन को रख दीजिए तो कॉइन आपको लगेगा कि जो ऊपर उठा हुआ है ना। तो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और वास्तविक और आभासी गहराई को हम लोग जानने का प्रयास भी करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि लिखना तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये पूरे फिगर को एक्सप्लेन अपने आप किया जा रहा है कि नहीं, आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कौन सा कोण होगा, क्योंकि ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, ये तो मेरा कोण आई होगा। और ये अपवर्तित किरण है, इसीलिए ये कोण मेरा कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मेरा आर। तो आप बताइए ये देखिए रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समानांतर है, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि ये लंबवत आपतित हो रही है इसलिए स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये दोनों समांतर है और ये तिर्यक छेदी रेखा होगा, अतः ये क्या कहेंगे कि एकांतर कोण यहाँ पर आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये कोण भी मेरा आई हो जाएगा। अब देखिए ये कोण मेरा क्या है, आर है ना। और ये तिर्यक छेदी रेखा हो जाएगा, ये वाला तिर्यक छेदी रेखा होगा जो मेरे किरण को पीछे की ओर बढ़ाया। और ये दोनों किरण क्या आपस में समांतर है कि नहीं। अतः ये कोण यदि आर है तो ये कोण मेरा भी आर हो जाएगा, इस प्रकार, है कि नहीं। इसमें आप लोगों को ज्योमेट्री का भरपूर सहायता लेना पड़ेगा। यदि ज्योमेट्री का नॉलेज नहीं है तो थोड़ा बहुत समझने में इसको प्रॉब्लम आ सकता है बच्चों, है कि नहीं। तो ये फोटो को आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग सब कुछ का नाम दे देते हैं बच्चों। यहाँ से शुरू करते हैं नाम देना। इसको बिंदु को हम लोग ए नाम देते हैं, इस बिंदु को हम लोग सी नाम देते हैं, सॉरी बी, ए बी, और ये हो गया सी और ये अपने आप सी डैश है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर ये लिखेंगे, देखेंगे बच्चों कि माना देखिए कि पानी से भरे, है कि नहीं, पानी से भरे पात्र, है कि पानी से भरे पात्र के पेंदी पर, है कि नहीं, पानी से भरे पात्र के पेंदी पर, है कि नहीं, सी एक सिक्का, है ना, सी एक सिक्का रखा गया है, सिक्का रखा गया है जो प्रकाश के अपवर्तन से, है कि नहीं, जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम से, जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम से कुछ उठा प्रतीत होता है कि नहीं, कुछ उठा प्रतीत होता है, कुछ उठा प्रतीत होता है। अर्थात सिक्का सी का आभासी स्थान, है ना, सिक्का सी का आभासी स्थान, है कि नहीं, आभासी स्थान कितना है, सी डैश है
है कि नहीं। सिक्का सी का आभासी स्थान सी डैश है। आप लोग फोटो को अच्छी तरह समझ पाए होंगे कि ये देखिए ये एक आपतित किरण है जो कि सिक्का से दो किरण चल रही है। एक कौन किरण है, सी बी किरण चल रही है और एक सी ए किरण चल रही है। सी ए किरण जो होता है वो तो लंबवत आपतित और लंबवत अपवर्तित भी हो जा रहा है कि नहीं। और लेकिन ये किरण तिर्यक आपतित हो रही है, अतः ये अभिलंब से दूर हट करके इस दिशा में चल जाती है। ये जो हटी हुई अपवर्तित प्रकाश है, जब उसको मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूँ तो वो लंबवत आपतित प्रकाश को सी डैश पर काट करके सिक्का का प्रतिबिंब बनाती है। अतः सिक्का हमको सी पर नहीं सी डैश पर प्रतीत होता है। तो ये प्रकाश अभिलंब के साथ आई डैश कोण बना रही है, यह अपवर्तित प्रकाश है अतः अभिलंब के साथ आर कोण बना रही है। ये लाइन आप देख पा रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, समानांतर है अतः एकांतर कोण युग्म आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। ये भी कोण आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों भी एकांतर है क्योंकि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समानांतर है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर यही लिखेंगे बच्चों कि स्नेल का नियम का यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। किस सतह के लिए, देखिए ए बी यहाँ पे देख रहे हैं, जल के ऊपरी सतह के लिए स्नेल का नियम का प्रयोग करने पर, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जल के ऊपरी सतह, है ना, जल के ऊपरी सतह के लिए, जल के ऊपरी सतह के लिए स्नेल का नियम का प्रयोग करने पर, स्नेल का नियम, जल के ऊपरी सतह के लिए स्नेल का नियम का प्रयोग करने पर, का प्रयोग करने पर, तो हम लोग यदि स्नेल का नियम का प्रयोग करेंगे बच्चों तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा। आप लोग यहाँ पर फोटो से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमको साइन आई बाय साइन आर, तो पहला अपवर्तनांक किसका होगा, म्यू ए का, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तनांक माध्यम में हो रहा है कि नहीं, म्यू ए माध्यम में हो रहा है। तो स्नेल का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखते हैं, साइन आई बाय यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, साइन आर। तो अपवर्तनांक क्या लिखेंगे, म्यू ए बाय हो जाएगा मेरा यहाँ पर म्यू डब्ल्यू हमको प्राप्त होगा, है कि नहीं। म्यू ए बाय यहाँ पर हम लोगों को म्यू डब्ल्यू प्राप्त होगा। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू म्यू ए भी आप लोग इसको लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 हम लोग मान लेंगे, है कि नहीं। हम लोग समीकरण नंबर 1 हम लोग यहाँ पर मान लेंगे बच्चों। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग फिगर का प्रयोग करेंगे। देखिए चित्र का प्रयोग हम लोग करेंगे, है कि नहीं। चित्र का प्रयोग करके ही हम लोग क्या करते हैं कि साइन, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग साइन आई का मान निकालेंगे, उसके बाद हम लोग साइन आर का मान निकालेंगे। साइन आई का मान निकालने के लिए हम लोग किस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे बच्चों, आप लोग देख पा रहे हैं ए बी सी का प्रयोग करेंगे। तो त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी से, तो साइन आई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं इससे। तो साइन आई यहाँ पे लंब और ये पर क्या होगा, ये हो जाएगा लंब और ये होगा मेरा कर्ण, नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब का वैल्यू हो जाएगा ए बी और कर्ण का वैल्यू हो जाएगा बी सी। इसी प्रकार हम लोग त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, आर निकालने के लिए ए बी सी डैश का प्रयोग करेंगे, त्रिभुज ए बी सी डैश का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर हम लोग साइन आर का वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए भी क्या होगा, लंब ए बी होगा, तो लंब ए बी लिखते हैं और कर्ण कितना हो जाएगा, सी डैश बी हो जाएगा। तो यहाँ पर या इसको लिख सकते हैं बी सी डैश लिखेंगे। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे निकाल, अब साइन आई और साइन आर दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन आई और साइन आर का मान रखने पर, तो चलिए साइन आई और साइन आर का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, है कि नहीं। लिखेंगे साइन आई तथा साइन आर, साइन आई तथा साइन आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 में रखने पर। तो हम लोग क्या पाते हैं बच्चों, तो साइन आई का पहले वैल्यू रखेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ए बी बाय बी सी मिलेगा। उसका साइन आर का वैल्यू रखेंगे तो हम लोगों को प्राप्त होगा ए बी बाय बी सी डैश हम लोगों को प्राप्त होगा। और फिर यहाँ पर कितना है, डब्लू म्यू ए है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए ए बी कैंसिल हो जाएगा, हम लोगों को क्या प्राप्त हो रहा है, डेट सिंप्लाइज, देखिए बी सी डैश बाय हम लोगों को प्राप्त होगा बी सी इज इक्वल टू, है ना। यहाँ पे हम लोग को देखिए क्या प्राप्त होता है, डब्लू म्यू ए इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू ए बाय म्यू डब्लू हम लोगों को प्राप्त हो जाता है ना। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ पर मैं इसको करेक्शन कर देना चाहता हूँ कि हवा का जो अपवर्तनांक होता है लगभग वो 1 होता है ना, हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, इसलिए तो हवा दिखती नहीं है ना। दूसरी बात है कि यदि इसका मान 1 हो गया तो म्यू डब्ल्यू को हम लोग क्या मान लेते हैं, चलिए सुविधा के लिए, है कि नहीं, म्यू मान लेते हैं ना, फॉर द कन्वीनियंस, है कि नहीं, हम लोग म्यू डब्ल्यू को म्यू मान लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सारी बातों को यहाँ पर हम लोग रख देंगे। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त होगा, बी सी डैश बटा यहाँ पर हम लोग को बी सी इज इक्वल टू यहाँ 1 बाय यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो गया बच्चों, म्यू हो गया प्राप्त।
अब हम लोग म्यू का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो डेट सिंप्लाइज, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी बाय यहाँ पर हो गया बी सी डैश। चलिए हम लोग एक बात यहाँ पर हम लोग कंक्लूड निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं बी, ये बी पॉइंट तो ए के भी बहुत नज़दीक रह सकता है ना, क्योंकि प्रकाश की किरण कोई जरूरी है कि सी से निकले और यहाँ पर बी पे आपतित हो, यहाँ पर भी आपतित हो सकती है, यहाँ भी आपतित हो सकती है, मतलब ए के बहुत नज़दीक भी तो हो सकती है, मतलब ये प्रकाश ए के बहुत नज़दीक हो सकती है कि नहीं। तो ऐसा स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बात मान सकते हैं, माना जा सकता है कि बी पॉइंट ए के बहुत नज़दीक हो सकता है। यदि ए के नज़दीक हो गया तो हम लोग बी सी जो है यहाँ पर उसको लगभग हम लोग ए सी के बराबर मान सकते हैं, और यदि बी पॉइंट ए के बहुत नज़दीक हो गया तो ए सी डैश बी जो है उसको भी हम लोग सी डैश ए मान सकते हैं बच्चों। तो यही चीज़ आप लोग आप अपने कॉपी में इस बात को देखिए और इस बात को समझने का प्रयास करिए। मैंने यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यदि बी पॉइंट, यदि बी बिंदु है कि नहीं, यदि बी बिंदु ए के बहुत नज़दीक हो, यदि बी बिंदु ए के बहुत नज़दीक हो, बहुत नज़दीक हो तो क्या होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, BC को हम लोग लगभग बराबर, हम लोग अपने कॉपी में अच्छी तरह से देखिए है कि नहीं, जो फोटो आप लोग बना है उसको अपने कॉपी में देखिए, BC को हम लोग लगभग बराबर AC लिख सकते हैं और BC डैश को भी हम लोग लगभग बराबर AC डैश लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो इस स्थिति में म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AC और बटा ये हो जाएगा AC डैश। तो ये जो हमको समीकरण प्राप्त होता है बच्चों, इसका अब मूल सिद्धांत क्या है ये चीज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या है, आप लोग देखिए AC क्या है, AC क्या है इसमें, AC ये तो सिक्का का वास्तविक गहराई है, ये तो सिक्का का वास्तविक गहराई है, और AC डैश क्या है, सिक्का का आभासी गहराई है कि नहीं। AC जो हो गया वो सिक्का का वास्तविक गहराई है और AC डैश सिक्का का आभासी गहराई, क्योंकि सिक्का मुझे यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, वास्तविक में सिक्का है या नहीं मुझे प्रतीत हो रहा है, देखने में प्रतीत हो रहा है, सिक्का वास्तविक स्थान में ये यहाँ पे नहीं है। तो AC मेरा क्या होगा, वास्तविक गहराई, और AC डैश मेरा आभासी गहराई। तो हम लोग AC को हम लोग वास्तविक गहराई कहेंगे, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा वास्तविक गहराई है कि नहीं, ये मेरा क्या हो जाएगा, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई, और AC डैश जो होगा मेरा ये क्या होगा, आभासी गहराई होगा, क्या हो जाएगा मेरा, आभासी गहराई होगा। तो इसका मतलब हो गया कि इस स्थिति में क्या होगा, मेरा म्यू बराबर आभासी गहराई और वास्तविक गहराई। इसका मतलब है कि यदि आभासी गहराई और वास्तविक गहराई का मान यदि मुझे ज्ञात है तो हम लोग पानी का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं, है कि नहीं, हम ये चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। यदि दोनों चीज़ मुझे ज्ञात हो तो ये चीज़ मैं ज्ञात कर सकता हूँ, है कि नहीं। क्या क्या चीज़, वास्तविक गहराई ज्ञात हो और आभासी गहराई ज्ञात हो तो पानी का अपवर्तनांक हम लोग ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर, ये कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग क्या कहेंगे, थोड़ी सी यहाँ पर एक बात देखिए कि सिक्का का उठा प्रतीत होना, है कि नहीं, कितना दूरी से उठा होता है। मान लेते हैं कि सिक्का का स्थान ये है और यह सी डैश पर पहुँच चले जाता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है सी डैश एक्स है मेरा, है कि नहीं, मैं सी डैश को एक्स मान लेता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए, अच्छा से फोटो आप लोग देखने का प्रयास करिए और इसको बना करके देखिए। तो हम लोग आभासी ऊंचाई हम लोग यहाँ पर मालूम कर रहे हैं कि सिक्का का जो वास्तविक वो अपने वास्तविक स्थान से कितनी ऊंचाई पर दिखाई पड़ेगी, ये चीज़ मैं ज्ञात कर सकता हूँ। तो आप लोग अपने फिगर में देखिए बच्चों, फिगर को देख करके मैं जो यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ उसको आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। अपने कॉपी में फिगर आप लोग जरूर बनाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग उसको कैलकुलेशन देंगे। देखिए मान लेते हैं कि माना सिक्का, लेकिन माना सिक्का अपने वास्तविक स्थान से, है ना, माना सिक्का अपने वास्तविक स्थान से, है कि नहीं, वास्तविक स्थान से x ऊंचाई पर, अपने वास्तविक स्थान से x ऊंचाई पर सी डैश पर, है ना, सी डैश पर क्या होता है, दिखाई पड़ता है, सी डैश पर दिखाई पड़ता है। तो x बराबर हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे। आप लोग अपने फिगर को कॉपी में फिगर देखिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, देखिए AC, है कि नहीं, मतलब AC में यदि हम लोग AC डैश को माइनस कर देते हैं,
यदि AC में AC डैश को यदि हम लोग माइनस कर देंगे, आप लोग फोटो में एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि ये चीज़ निकालना है हमको, है कि नहीं, x हमको निकालना। तो इतनी ऊंचाई में यदि इतनी ऊंचाई को घटा दिए जाए, मतलब AC में AC डैश को घटा दें तो हमको x प्राप्त हो जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी किया है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे बच्चों, AC को हम लोग कॉमन निकाल देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, AC को इसमें हम लोग कॉमन कर देते हैं। AC को यदि हम लोग कॉमन करेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, AC डैश बाय यहाँ पर हम लोगों को AC मिलेगा, है कि नहीं, AC मिलता है। तो डेट सिंप्लाइज, मान लेते हैं कि यदि ग्लास में जो पानी भरा हुआ है उसकी मोटाई T है, मतलब कहने का मतलब ये चीज़ हो गया कि यहाँ से जो ग्लास में जो पानी भरा हुआ है उसकी मोटाई कितनी है, T है। इसका मतलब है कि AC मेरा दिया हुआ है, AC का वैल्यू मेरा दिया हुआ है T है, मोटाई, मतलब ग्लास में T मोटाई तक उसको पानी भरा हुआ है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्लास में T ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। तो AC का वैल्यू मेरा यहाँ पर T मालूम है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, T रखेंगे और 1 माइनस AC बटा है ना, AC डैश बटा AC का वैल्यू कितना है, जस्ट इसके अपोजिट होगा, देख पा रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ AC बटा AC डैश बराबर म्यू है, तो इसको उलट देंगे तो 1 बाई म्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई म्यू। तो ये चीज़ मेरा पता चल जाता है, ये है कि नहीं, कि सिक्का अपने वास्तविक स्थान से कितनी ऊंचाई पर नजर आएगी, ये चीज़ मुझे कैलकुलेशन के जरिए पता चल जाएगा। बशर्ते मुझे ये बात मालूम होनी चाहिए कि पानी का अपवर्तनांक कितना है और ग्लास में पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ी हुई है। T का बात मालूम होनी चाहिए और म्यू का भी बात मुझे मालूम होनी चाहिए। इस कैलकुलेशन के जरिए मैं यहाँ पर x कैलकुलेट कर सकता हूँ बच्चों। तो ये आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास हुआ बच्चों। इसी प्रकार आज देखिए बच्चों, ये स्नेल का नियम का अपवर्तना है ना, अपवर्तन का जो अनुप्रयोग जो होता है ना, ये बहुत ही बड़ा लेसन है और इसके बारे में मुझे अच्छी तरह से जानकारी रखनी है, क्योंकि ये बहुत सारे फिजिकल फेनोमिना को एक्सप्लेन भी करता है। मैंने आप लोगों को इस वीडियो से स्टार्ट करने से पहले बताया था कि ऑप्टिक्स जो होती है हमारे चारों तरफ, है कि नहीं, फैली हुई घटना होती है। जहाँ भी आप लोग देखेंगे वहाँ पर आप लोगों को ऑप्टिक्स की घटना नजर आती है। तो इसके हर एक चीज़ को मुझे समझने की प्रयास करना है बच्चों, और अस्थिर से धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी कुछ नहीं है, आराम से मैं बनाऊंगा आप लोग वीडियो, आप लोग आराम से अपलोड करके आप लोग उसे वॉच करेंगे, देखेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। धीरे धीरे हम लोग सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज मेरा क्लास इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी प्रकाश के अपवर्तन के साथ, है कि नहीं, और है ना, बहुत सारे टॉपिक्स मेरे पास अभी छूटा हुआ है बच्चों, है कि नहीं। जैसे ही प्रकाश का अपवर्तन खत्म होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि गोलीय, है ना, क्या बोलते हैं, अपवर्तक सतह से प्रकाश का अपवर्तन के लिए सूत्र क्या होता है कि नहीं। गोलीय अपवर्तन, हम लोग लेंस का सूत्र तो प्राप्त किए थे बच्चों, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या प्राप्त करना है, गोलीय अपवर्तक सतह के लिए सूत्र प्राप्त करना है, जो कि आप लोगों के 12th एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वो एक न एक जरूर आता है। आप लोग याद रखिए, जब वो अपवर्तक सतह की जब क्लास यहाँ पे लूंगा तो लगभग 2 वीडियो लगेगा सिर्फ अपवर्तक सतह को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है। अलग अलग माध्यम में वस्तु को रख करके प्रतिबिंब बना करके उसका मुझे, है ना, सूत्र का प्रतिपादन करना पड़ता है। तो ठीक है बच्चों, मैं ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझने का प्रयास करें। जहाँ भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा उस टॉपिक्स को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे पास सेंड करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आप तक तो जरूर पहुँचाऊँगा। ठीक है बच्चों, आज टाइम बहुत काफ़ी हो चुका है, मैंने आपको अपना प्रॉब्लम बताया है, तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता हूं, है ना। आप लोग पूर्व दिनों की भांति आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरे वीडियो को देखते रहें। जो ऐसे बच्चे जो हमारे क्लास में आज नए हैं, सबसे पहले उसका काम होगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बटन को दबाएंगे, ताकि कोई भी वीडियो जब मैं आप लोगों का अपलोड करूँ तो वो आपके पास तुरंत पहुँचेगा, है ना। वीडियो को अच्छी तरह से देखें, नोट्स बनाएं और समझने का प्रयास करें। यदि एक बार में आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखने का प्रयास करें। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ दोबारा नेक्स्ट क्लास में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दें, है ना। आप लोग जो वीडियो को देखा उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद बच्चों।